गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम सांख्यिकी के टॉपिक रहेंगे 3। सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोग, सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी के प्रति प्रति अविश्वास। ये 3 टॉपिक रहेंगे आज के। इसलिए हम सबसे पहला टॉपिक है आपका सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता। सांख्यिकी का महत्व मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न कि व्यवसाय, कृषि, अनेक क्षेत्रों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भूगोल शास्त्र के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता। अब इसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता। देखो, सबसे ज़्यादा उपयोग इसका अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, अर्थशास्त्री। उन्होंने कहा है, मार्शल, जिनका नाम है मार्शल। मार्शल ने कहा था कि समंक वे तृण हैं जिनसे मुझे अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनानी हैं। इनका कहने का मतलब ये था कि अर्थशास्त्र को जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से एक अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करना उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके बाद श्री लून चाउ के अनुसार, लून चाउ अर्थशास्त्री हैं। आर्थिक समूह जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, व्याख्या और मुद्रा के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के मापन के लिए समंकों का निर्भर करते हैं। वे आर्थिक सिद्धांतों का सत्यापन करने तथा परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में, जहां देखा जाए कि उत्पादन, अगर हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं या फिर उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें हम गहनता से इन वस्तुओं के बारे में या इन पॉइंटों के बारे में चिंतन करेंगे। नंबर 1, उपभोक्ता में सबसे पहले व्यक्ति का जीवन स्तर। व्यक्ति का जीवन स्तर में होता है आय, मतलब व्यक्ति की कितनी आय है। फिर उतने व्यय स्तर, उसका व्यय का स्तर, रहन सहन का स्तर तथा उसकी कर दे क्षमता इत्यादि। इसके अनुसार वह उपभोग कर सकता है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग वो किसके अनुसार करेगा? उसकी आय के अनुसार, उसकी व्यय के स्तर के अनुसार, रहन सहन के स्तर के अनुसार ये होंगे, और उसकी मांग के अनुसार। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक है आपका उत्पादन के क्षेत्र। उत्पादन के क्षेत्र से आपको नाम से ही परिचित होंगे, मतलब किसी वस्तु का निर्माण करना। अब मान लीजिए किसी वस्तु का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में किस वस्तु का प्रयोग किया जाए और कहाँ तक ये प्रयोग किया जाना है। उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली वार्षिक प्रगति को मापा जा सकता है, मतलब हम एक समय सीमा में कितना उत्पादन कर सकते हैं। विनिमय के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग विनिमय के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। एक देश की व्यापारिक उन्नति, आयात और निर्यात, भुगतान संतुलन, प्रचलित मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में सांख्यिकी समंक उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। मतलब किसी देश की जो आय होगी विनिमय के माध्यम से, मतलब आयात और निर्यात, भुगतान संतुलन आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है। वितरण के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग, वितरण के क्षेत्र में भी ठीक उसी प्रकार से है
जैसे एक राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति के विषय में वितरण की स्थिति का पता लगाया जाना। तो वितरण मतलब हम अपनी वस्तु को बाहर देशों में भेजते हैं, तभी हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व मजबूत हो सकती है। अगला टॉपिक है आपका आर्थिक नियोजन में महत्व। आर्थिक नियोजन, नियोजन शब्द का अर्थ होता है प्लानिंग। अब प्लानिंग के लिए सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभा करती है। नियोजन वर्तमान समय का व्यवस्थित क्रम है और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब हम किसी भी कार्य को करेंगे, पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। भारत में भी पंचवर्षीय योजना किस लिए बनाई जाती हैं? प्लानिंग की तरह, जिसका नाम होता है योजना आयोग आदि नामों से जाना जाता है। हम किसी कार्य को करने से पहले उसको क्या करते हैं? प्लानिंग कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका समंक प्रबंध में महत्व। क्या है? शासन प्रबंध में महत्व। शासन प्रबंध में महत्व में आपको जानना होगा कि हम शासन व्यवस्था को कैसे चलाएं। अब शासन व्यवस्था में ये क्षेत्र आते हैं: युद्ध नीति, व्यूह रचना, अर्थ अस्त्र शास्त्र, प्रशिक्षण आदि की सफलता सांख्यिकी रीतियों से एकत्रित किए गए आंकड़ों पर निर्भर करती है। मतलब हम किस तरह से किस किस वस्तु का किस एक प्रयोग करेंगे। अगला होता है आपका व्यवसाय, वाणिज्य एवं उद्योग में महत्व। सांख्यिकी का व्यवसाय, वाणिज्य एवं उद्योग में भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक महान व्यक्ति अपने इन क्षेत्रों में प्रगति तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे इन क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग कर सकता है। वाडी गठन के अनुसार एक सफल व्यापारी वह है जिसका अनुमान यथार्थता के निकटतम हो। मतलब उसका अनुमान कैसा हो? यथार्थता के मतलब सत्यता के अनुसार मतलब होना चाहिए। उसके बाद आता है तुम्हारा विशिष्ट संस्थाओं में सांख्यिकी का प्रयोग। सांख्यिकी का प्रयोग हम बैंकिंग क्षेत्रों में भी करते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में आते हैं आपके सांख्यिकी का प्रयोग बैंकों के क्षेत्र में करते हैं, बीमा कंपनियों के क्षेत्र में भी करते हैं और रेलवे कंपनियों के क्षेत्र में भी करते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग इस बैंकिंग क्षेत्र में प्रबंधक द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियों में मृत्यु तालिकाओं गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारण करती है कि प्रीमियम की दर क्या रखी जाए। रेलवे तथा अन्य यातायात साधनों में भी सांख्यिकी रीतियों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है कि किन किन मार्गों पर कितनी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए अथवा किस समय पर बढ़ाई जाए और किस समय पर घटाई जाए। जैसे मेले हैं, त्योहार हैं, इस समय पर गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाती है और त्योहार और मेले जब खत्म हो जाते हैं तब उन गाड़ियों की संख्या कम कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर त्योहारों के समय पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर जाने की कगार पर होता है। अगला टॉपिक है आपका विभिन्न विज्ञान के अध्ययन में महत्व। विज्ञान के क्षेत्र में महत्व है तो देखो, विज्ञान के विभिन्न वैज्ञानिक जैसे रसायन विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, मनोविज्ञान है, इसमें भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा, अगला टॉपिक रहेगा सांख्यिकी की सीमाएं। देखो, सांख्यिकी की सीमा, जब किसी की आवश्यकता भी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बुराइयां मतलब सीमाएं तो होंगी। इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, ना कि गुणात्मक का। तो इससे साफ होता है कि हम किसी भी
क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम किस में परिवर्तित कर लें? संख्याओं में। अगर हम संख्याओं में उनको परिवर्तित कर सकते हैं तो हम सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गुणात्मक, जैसे किसी व्यक्तिगत के गुणों को हम सांख्यिकी में व्यक्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मान लीजिएगा, कह सकते हैं किसी का चरित्र, देश प्रेम, संस्कृति, सभ्यता आदि गुणात्मक तथ्य हैं। तो इनको हम न अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते तो हम इनका प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसकी सीमा रहती है। सांख्यिकी की समूहों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी किसका समूह करती है? समूहों का अध्ययन करती है। व्यक्तिगत गुणों का नहीं, इकाइयों का नहीं, मतलब व्यक्तिगत नहीं करती है। जिस तरह से व्यक्तिगत में, जैसे सांख्यिकी जिस किसी समूह का मतलब आंकड़े जब हम बनाएंगे तो एक से अधिक व्यक्ति के आंकड़े होंगे, उसके बारे में मतलब एक व्यक्ति के उसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सांख्यिकी में परिशुद्धता का अभाव। परिशुद्धता के अभाव में हम कह सकते हैं कि एक विद्वान भी ने भी कहा है, सांख्यिकी सामान्यीकरण सदैव संभावनाओं के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी ज्ञान अपूर्ण है तथा इसमें सदैव अनिश्चितता की भावना पाई जाती है। अब आते हैं आपके सांख्यिकी के नियम दीर्घ काल में अथवा औसत रूप में सत्य होते हैं। सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग कौन कर सकते हैं? उचित विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। जब तक अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सांख्यिकी की रीतियां बहुत खतरनाक औजार हैं। एक विद्वान कहते हैं कि भैया सांख्यिकी का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये क्या है, बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं अयोग्य व्यक्ति के हाथों में। डॉक्टर वायुले भी कहते हैं, समंक केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करता है। अगला है, सांख्यिकी के नियम भ्रमात्मक हो सकते हैं। नियम भ्रमात्मक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए। ठीक है, तो जो विद्यार्थी समंकों का उपयोग करता है उसे अनुसंधान के निष्कर्षों को प्रमाणित कर मानकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, परंतु उस विधि के समंक अंकों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी क्या करता है? साधन प्रस्तुत करता है, समाधान नहीं। देखो, किसी भी सांख्यिकी क्या किसी को रास्ता बता सकता है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करते समय अध्ययन करना सिखाएगा, ना कि अध्ययन करेगा। सारे टॉपिक बता देगा, लेकिन अध्ययन किसे करना होगा? स्वयं विद्यार्थी को ही पढ़ना पड़ेगा। सांख्यिकी किसी समस्या के अध्ययन की एकत्रित रीति नहीं है। मतलब सांख्यिकी ये नहीं है कि मतलब हम सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं तो जिससे सारा कुछ वो हो जाए, सारा कार्य हम कंप्लीट कर लेंगे। यदि यह नहीं माना जाना चाहिए कि सांख्यिकी रीति ही अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र रीति है। ना ही इस रीति को प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सर्वोत्तम हल समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षेत्र में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये रीति नहीं है कि मतलब घर की या किसी पर्सनल समस्या को भी आप सांख्यिकी के माध्यम से हल करना चाहें। मतलब जो समस्याएं हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं उनको हम सांख्यिकी के माध्यम से
हल कर सकते हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारा सांख्यिकी के प्रति अविश्वास। देखो, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास में आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने के कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो, सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसका समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर डिसाइलिन ने तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि भैया, जो सांख्यिकी है उसमें काफी प्रकार के झूठ छिपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि झूठ 3 प्रकार के हो सकते हैं। झूठ कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। झूठ, सफेद झूठ और समंक। मतलब झूठ कितने बता दिए उन्होंने? 3। झूठ, सफेद झूठ और समंक। समंकों का मतलब है सांख्यिकी वाले जो डाटा होते हैं वो भी क्या है? एक झूठ है। इसी प्रकार एक कथन चला आ रहा है। समंकों के बारे में यह कथन भी प्रचलित है। कुछ काले झूठ होते हैं, कुछ सफेद झूठ होते हैं और कुछ बहुरंगी झूठ होते हैं। सांख्यिकी झूठों का क्या है? इंद्रधनुष है। ये कहानी हमेशा ही चली आ रही है सांख्यिकी के बारे में। और डैरिल हफ के अनुसार डैरिल हफ ने कहा कि जो सांख्यिकी है कैसा है? एक आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया एक सांख्यिकी तथा हिटलर के महान झूठ से बढ़कर होता है। उन्होंने सांख्यिकी के झूठों को कैसे कर दिया? हिटलर की तुलना कर दी। हिटलर के जो झूठ हैं उनसे तुलना की है। जैसे एक महान हिटलर होता है, उसने अपने झूठ के तानाशाह के अनुसार शासन व्यक्त किया, ठीक उससे भी बढ़कर सांख्यिकी झूठ प्रस्तुत कर सकती है। सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारण, मतलब इस सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारण कहाँ से प्राप्त हुए? ये क्या हुआ? इसके बारे में भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखो, जब हम सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर फिर भी हम मान लीजिएगा सांख्यिकी है तो सांख्यिकी में एक बात और ये भी ध्यान दिया जाता है कि कार्टन ने कहा है अपनी पुस्तक में, स्टीफन ली काक ने लिखा है, जो लेखक हैं उन्होंने लिखा कि भाई प्राचीन काल में मनुष्य के पास समंक नहीं होते थे, इसलिए उन्हें झूठ पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी कारण प्राचीन साहित्य में काफी अतिशयोक्तियां पाई जाती थीं। ये जैसे दानव, चमत्कार, जादू आदि की घटनाओं का वर्णन होता है। तो उन्होंने और भी यह सब झूठ से किया था और बड़ा चढ़ाकर या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। आज हम समंकों की सहायता से कहते हैं, मतलब जो बड़ा चढ़ाकर जो लेखक लिख देते थे वही सत्य माना जाता था। लेकिन सांख्यिकी के प्रयोग के कारण आज भी हम उनके कारण ढूंढते हैं अलग अलग तथ्यों से, अलग अलग आंकड़ों से। तो वहां पर जो झूठ वाले पॉइंट होते हैं हम आज भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें सफलतापूर्वक प्रयोग कर उनका निराकरण हम करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये कार्य इस तरह से नहीं था, इस प्रकार हो सकता था। अब मान लीजिए विशेष योग्यता का अभाव। अब हम सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हमें इसके बारे में योग्यता भी होना चाहिए, मतलब योग्य भी होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति सांख्यिकी के आंकड़ों के विश्लेषण हेतु विशेष योग्यता की आवश्यकता रखेगा, तभी इनका प्रयोग कर पाएगा। दूसरा होता है परस्पर विरोधी आंकड़े होना। कभी कभी एक दूसरे के विरोधी आंकड़े भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो वहां पर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। आंकड़ों का दुरुपयोग, जो आंकड़े हैं उनका हम सही प्रयोग नहीं कर पाते, तब भी हम उनको प्रयोग
नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि समंक गीली मिट्टी के समान है, जिसके आप देवता या दानव जो चाहें बना सकें। मतलब जो आंकड़े होते हैं सांख्यिकी के, उनका आप क्या कर सकते हैं, देवता या दानव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये जैसे गीली मिट्टी होती है तो आप गीली मिट्टी से किसी की भी मूर्ति बना सकते हैं, या दानव की या देवता की। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है तो बनाते समय वो मिट्टी के अनेक प्रकार के रूप प्रदान कर सकता है। तो ठीक उसी तरह से आंकड़ों से हम भी सांख्यिकी के क्षेत्र में अनेक शुद्ध मतलब देवता की तस्वीर भी बना सकते हैं, और दानव मतलब राक्षस की भी तस्वीर बना सकते हैं। समंकों की शुद्धता की पहचान न होना, मतलब आंकड़ों का भी हम प्रयोग नहीं कर पा रहे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, सही उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। W.I. किंग ने कहा था, समंकों की एक कमी अथवा सीमा यह है कि वे कभी अपने आविर्भाव में अपनी गुणवत्ता को प्रकट नहीं कर सकते। मतलब वो हैं, आंकड़े हैं, लेकिन अपनी गुणवत्ता को नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता। अधिकांशतः मामलों में सामान्य व्यक्ति सांख्यिकी रीतियों से अनभिज्ञ रहते हैं। क्या रहते हैं? अनभिज्ञ रहते हैं। और किंग ने सही कहा है, सांख्यिकी विज्ञान एवं अत्यधिक उपयोगी सेवक है, किंतु उन्हीं के लिए इसकी महान उपयोगिता है जो इसके उचित प्रयोग को समझते हैं। तो जो किंग है उन्होंने तो ये साफ साफ कहा है। इस तरह से हम सांख्यिकी के ये तीनों प्रकार के प्रस्तावों को आसानी से, जो 3 टॉपिक हैं हमारे जो कंप्लीट हुए। सांख्यिकी के जो 3 टॉपिक से हमारे कंप्लीट हुए। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।